नमस्कार, उजाला सिग्नल्स के डॉक्टर्स के साथ इस खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। आज हम जिस खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ वो विषय है पेट दर्द। जी हाँ, पेट में होने वाली तमाम बीमारियां जिससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और बारिश का मौसम है, इस दौरान ये बीमारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकुर जैन, साथ ही हैं डॉक्टर रईस खान और सुरेश कालरा, जो कि सोनीपत उजाला सिग्नल्स के यूनिट हेड हैं। और ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि पेट की वो कौन सी बीमारियां हैं जो इस दौरान इस मौसम में बहुत ज्यादा सताती है, और अगर किसी को पेट में दर्द होता है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टर अंकुर जैन, मैं आपके पास आऊं, ये पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि ये जो मौसम चल रहा है आजकल, बारिश का मौसम खास तौर पर है, पेट से संबंधित कौन-कौन सी बीमारियां लेकर आपके पास लोग ज्यादातर आते हैं? देखिए खास करके इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या पेट से रिलेटेड इन्फेक्शन सामने आते हैं, जैसे कि लूज़ मोशन होना या पेट में दर्द होना या वॉमिटिंग होना। तो ये सीधा-सीधा इसका संबंध हमारे खाने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस मौसम में इन्फेक्शंस ज़्यादा होता है या फिर हम थोड़ा-सा भी इन्फेक्टेड फूड अगर हमने खा लिया तो हम लोगों को पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेट दर्द होना या उल्टी आना या उल्टी की सेंसेशन होना या लूज़ मोशन होना, यानी कई बार मोशन पास करना। तो ये सारी दिक्कतें ज़्यादातर सामने आती हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें अपने बचाव के लिए, हमें बाहर का खाना, बाहर का पानी इस सीज़न में खासकर अवॉइड करना है और जितना भी हो सके वेल कुक्ड फूड, यानी अच्छी तरीके से खाना जो प्रॉपर्ली बनाया गया है, प्रॉपर्ली कुक्ड फूड होना चाहिए, क्योंकि कुक्ड फूड में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि कोई भी खाना जो नॉन कुक्ड है, जैसे कि हमारा जितने भी खीरा है, प्याज है, टमाटर है, जो भी अगर हम सलाद की बात करें तो जो कि नॉन कुक्ड होती है, उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग बाहर से अनवॉश्ड रखते हैं, मीन्स सही से वॉश नहीं करके रखते हैं। तो अगर हमें बाहर जाके खाना खाना है तो ट्राई करें कि कुक्ड फूड लें, अनकुक्ड फूड ना लें, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। जी। डॉक्टर रईस खान भी हमारे साथ हैं। उनसे भी जानेंगे पेट से संबंधित इन रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आना चाहती हूँ सुरेश कालरा जी के पास। सुरेश जी, आप उजाला सिग्नल्स के यूनिट हेड हैं सोनीपत में, जी। और जो उजाला सिग्नल्स है, उसका कैंपेन है कि जो सुविधाएँ स्वास्थ्य को लेकर बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में मिलती हैं, वो छोटे शहर में रहने वालों को भी मिले। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी यूनिट में वो कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो किसी बड़े शहर के किसी बड़े से हॉस्पिटल में लोगों को मिलती हैं? बिल्कुल सही। आप जो उजाला सिग्नल्स का हमारा जो मिशन भी है, बिल्डिंग ट्रस्ट बाय सेविंग एंड केयरिंग फॉर लाइव्स विद डिग्निटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी, ये हमारे उजाला सिग्नल्स का जो मिशन है, उसके तहत जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जो सर्विसेज़ हमें प्रोवाइड नहीं होती थी, जिसके लिए हमें मेट्रो सिटीज़ में भागना पड़ता है, जैसे न्यूरो सर्जरी है, अभी गैस्ट्रो का कैंपेन है, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग हमारा सिर्फ टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में उजाला सिग्नल्स ग्रुप की ही चेन है जो इतने अच्छे स्तर पे कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम और भी फैसिलिटीज़ के साथ हमने स्टार्ट किया है, जिसमें इंटेंसिव केयर है। इंटेंसिव केयर के लिए हमें मोस्टली क्या है कि मेट्रो सिटीज़ में भागना पड़ता था, जिसमें अभी मान लीजिए किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, अब एक ही छत के नीचे उसे उसको सभी फैसिलिटी, सभी तरह के इलाज मिलना बहुत ही नामुमकिन था टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, जिसको हमारी उजाला सिग्नल्स कंपनी ने करके दिखा रहे हैं, आगे बढ़ा भी रहे हैं हम चीज़ों को। अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और भी स्टार्ट की हैं हमने, जैसे आईसीयू की टेलीमेडिसिन हमने स्टार्ट किया है। प्लस अभी हमने एक कैंपेन और स्टार्ट किया, जिसमें हम जो भी हमारे डिस्चार्ज पेशेंट्स हैं, उनके लिए हम वेलनेस सेंटर हमने बनाया है, कि ताकि जो स्ट्रेस फ्री लाइफ वो जीते हैं, उसको हम दूर कर सकें। जिसमें हमें वेलनेस सेंटर में भी जो हमारे चेयरमैन हैं, उनका भी एक विज़न था और मिशन बनाया था कि सभी को अच्छे से घर जा रहे हैं तो हैप्पी मूड में सब घर जाएँ। तो उसके लिए हमने प्राणायाम स्टार्ट किया,
गायत्री मंत्र, योगा कराते हैं हम। इन चीज़ों के साथ हम एक अलग ही जो ट्रस्ट है वो बिल्ड कर रहे हैं पेशेंट्स में। बिल्कुल। ठीक है। कुल मिला के बहुत ही शानदार काम कर रहा है उजाला सिग्नस, खासतौर पर जी, जी। वहाँ के लोग जिन तक वो तमाम मेडिकल सुविधाएं मुहैया नहीं थी, पहुंच नहीं थी, जो बड़े शहरों में उपलब्ध है और बहुत ही कीमती, बहुत ही ज्यादा उनके प्राइस होते हैं। लेकिन उजाला सिग्नस जो ऐसे शहर हैं जहां पर बड़ी सुविधाएं स्वास्थ्य की उपलब्ध नहीं है, उन्हें वो तमाम सुविधा मुहैया करा रहा है। डॉक्टर रईस, मैं अब आपके पास आती हूँ। आप तो भली भांति अभी के हालात से परिचित हुए, कोरोना काल, और अभी भी कोरोना के नंबर्स आने कम नहीं हुए हैं। क्या कोरोना का भी कोई संबंध है हमारे इंटरनल डाइजेशन सिस्टम से, या फिर आपके पास कोई ऐसा केस आया हो कि कोरोना किसी शख्स को हुआ हो, उसके बाद उसको पेट से संबंधित परेशानियां बढ़ गई हो? क्या इन दोनों के बीच आपस में कोई संबंध है? देखिए, अगर हम कोविड देखें, कोविड एक वायरल इलनेस है और वायरल इलनेसेस जितनी भी होती है यूजुअली मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है उनमें। कोविड का प्रेडोमिनेटली तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन चूंकि ये वायरल इलनेस है तो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है ही इसमें। यूजुअली पेशेंट्स जो होते हैं कोविड के, 1 out of 4 patient can specifically present with gastrointestinal symptoms. उनको vomiting, loose motion, pain abdomen, ये स्पेसिफिकली हर 4 में से एक पेशेंट को हो सकता है। और इनिशियल प्रेजेंटेशन जो हो सकती है कोविड की, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम से रिलेटेड है, वॉमिटिंग, लूज मोशन, खाली, और उसमें चेस्ट इन्वॉल्वमेंट, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होगी। ये हर 4 में से एक पेशेंट हमारे पास आता है ये सिम्टम्स लेके, और जिनको हमने डायग्नोज किया उनको कोविड निकला आगे। तो इन एडिशन टू दैट बाकी जो पेशेंट्स हैं कोविड के, जिनको क्लासिकल रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिनको सांस लेने में इश्यूज होते हैं, सैचुरेशन ड्रॉप होती है, कफ, फीवर, उनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। वही वॉमिटिंग, नौशिया, उल्टी कम वो फीलिंग आनी, या लूज मोशन होना, ये तो क्लासिकल है इसमें। अब ऐसे कोविड पेशेंट जो रिकवर होते हैं वो हमारे पास फिर आते हैं, उनकी जो मेन इश्यूज रहती है वो ये रहती है कि उनकी जो एपिटाइट है, उनका जो भूख नहीं लगती उनको, नंबर 1। नंबर 2, उनको अर्ली सैटिस्फैक्टी, फुलनेस, जैसे वो खाते हैं कुछ तो ऐसे उनका पेट ना फुल फुल फील होता है। तो ये सिम्टम्स है कोविड में, ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। और अदर देन दिस जो है कोविड एक वायरल इलनेस है, इसमें लिवर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लिवर एंजाइम्स उनके रेज हो सकते हैं। तो ऐसे भी पेशेंट आए हैं हमारे पास जिनको ट्रांसएमाइनाइटिस हुई थी, लिवर एंजाइम्स बढ़ गए थे, बट अल्टीमेटली वो फॉलो अप पे हमारे पास आते हैं, फिर वो रिकवरी हो जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर सुनील जय भट्ट भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुनील, पेट से संबंधित बहुत सारे लोग हैं। पेट दर्द होता है तो लोगों को समझ नहीं आता कि वजह क्या है। क्या एसिडिटी की वजह से दुख रहा है, गैस्ट्रिक की वजह से दुख रहा है, या कुछ खा लिया उल्टा सीधा इस वजह से दुख रहा है, और लोग घरेलू ट्रीटमेंट लेने लगते हैं। तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा डिफरेंशिएट करें कि किस तरह के स्टमक से संबंधित कौन कौन सी परेशानियां होती है, और दर्द जो होता है कभी अपर एब्डोमेन में होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है, तो क्या कोई तरीका है कि हम पहचान सके कि आपके डाइजेशन में कोई इश्यू है या फिर आपको गैस्ट्रिक का पेन हो रहा है? तो पेट रिलेटेड बीमारियां जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती हैं, जैसे कि इसोफेगस से लेके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब जो है ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में आता है। और जब पेशेंट हमारे पास पेट दर्द के संबंधित कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तो हम पहले पेशेंट की हिस्ट्री और उसका एग्जामिनेशन करते हैं, और उसके बाद हम पेशेंट को बताते हैं कि ये पेट का दर्द कहाँ पे, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ हो सकता है, और उसके बाद हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यूजुअली जो पेशेंट होते हैं वो गैस समझ के इसको कहीं लोकल केमिस्ट के पास चले जाते हैं, ओवर द काउंटर कोई दवाई ले लेते हैं, जैसे कोई पेंटाप्रोजोल, कोई भी एंटासिड ले लेता है। तो उस टाइम पेशेंट को लग सकता है कुछ टाइम के लिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, बट कुछ टाइम दवाई छोड़ने के बाद या दवाई खाते हुए भी पेशेंट को लग सकता है कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो उस टाइम पे फिर पेशेंट को तुरंत एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या जनरल फिजिशियन को, जो भी आसपास में अवेलेबल है, वहां दिखाना चाहिए और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अंकुर, जिस तरह का मौसम चल रहा है और जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं हमारे देश में, और जिस तरह का मौसम है, और कोरोना इन्फेक्शन
की संभावना एक बार फिर से उसकी तीसरी लहर आने की संभावना तमाम विशेषज्ञ जता चुके हैं। अब जब इस तरह की सिचुएशन है और मौसम भी बीमारियों का है, तो लोगों को अपना किस तरह ख्याल रखना चाहिए कि उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा बना रहे और उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, थोड़ा सा इन्फेक्शन का समय है, थोड़ा सा कोविड का डर है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोगों को अभी भी जो हम कोविड के प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे, सब फॉलो करने हैं। अभी भी सबको मास्क लगवाना है एंड एज़ फार एज़ पॉसिबल जितना ज़्यादा हो सके सबको वैक्सीन लगाना है। और जल्दी से जल्दी अगर सब लोग वैक्सीनेट होंगे तो कोविड का खतरे को हम थोड़ा काफ़ी हद तक टाल सकते हैं। दूसरा, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पेट के लिए, जैसा कि डॉक्टर सुनील ने भी बोला कि अगर कोई भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या पेन होता है, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएँ और इस चीज़ को अवॉइड ना करें। और इन बीमारियों से बचने के लिए घर का खाना खाएँ, बाहर का खाना एज़ फार एज़ पॉसिबल अवॉइड करें और ज़्यादा पानी पीना है और चाय, कॉफ़ी या जैसी ये जितनी भी चीज़ें जो ज़्यादा एसिडिक होती हैं, एसिडिक फ्रूट्स, एसिडिक जूसेस, ये सब अवॉइड करें, जिससे कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में जो होने वाली प्रॉब्लम है, जैसे कि फूड पाइप या स्टमक में रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम अवॉइड कर सकें। और जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि आजकल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलने लगी है कोविड एरा में, बिकॉज सब लोग ज़्यादा स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल लॉसेस। तो उसको अवॉइड करने के लिए एज फार एज पॉसिबल स्ट्रेस को अवॉइड करें, सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे उठें एंड अपने जो नॉर्मल रूटीन जो कोविड से पहले था उसको फॉलो करें एंड एज फार एज पॉसिबल घर में रहे, बच के रहे। जी, डॉक्टर रईस, एक बहुत ही कॉमन सवाल लोगों का होता होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो सुबह खाते हैं तो शाम तक भूख नहीं लगती, ब्लोटेड बेली की शिकायत रहती है। अगर इस तरह की परेशानियां रहती हैं तो इसे कैसे दूर किया जाए? देखिए, ये जो सिचुएशन है, खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होना, पेट टाइट रहना और अर्ली सटाइटी जिसको कहते हैं, थोड़ा सा खा लिया बस, अब मन तो है खाने का लेकिन पेट में जा नहीं रहा है, ये एक सिम्पटम कॉम्प्लेक्स है, इसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं। डिस्पेप्सिया का जो हम मेन जो रीजन है वो ये है कि हमारा स्टोमक जो है, नॉर्मली जब हम फूड खाते हैं इसमें अकोमोडेशन होती है। एक फंडस जो स्टोमक का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जब हम खाना खाते हैं ये एंटिसिपेट करता है कि फूड आने वाला है, तो ये रिलैक्स होता है। तो ये रिलैक्स होता है तो स्टोमक की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जैसे हम फूड खाते हैं तो ये हमें फुलनेस फील नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ जो इस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करे, उसकी वजह से जो है डिस्पेप्सिया होता है, ब्लोटिंग होती है। तो यूजुअली ये सिचुएशन जो होती है, इनएडिक्वेट फंडल रिलैक्सेशन, स्टोमक का जो पूरा रिलैक्स ना होना, उसमें और एक रीजन हो सकता है आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा है, आपका जो एब्डोमेन की जो गर्थ है, बेली की फैट जो है वो ज़्यादा है, वो आपके स्टोमक को फुल एक्सपैंड नहीं होने देती है। 2 चीज़ें। थर्ड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो एच पाइलेरी इन्फेक्शन है। एच पाइलेरी एक बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मली हमारे स्टोमक में रहता है। अराउंड ये हर 10 में से 8 लोगों को साउथ एशिया में होता ही है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास डिस्पेप्सिया की शिकायत लेके आते हैं, यूजुअली हम उनको 4 to 6 या 6 to 8 वीक्स हम उनको मेडिसिन देते हैं। बट अगर वो पहले से ही हमारे पास आते हैं, जो कि मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं, उनने पहले ये ट्रीटमेंट लिया होता है, एसिड की मेडिसिन, बाकी चीजें, तो अगर उनकी सिम्टम्स इस मेडिसिन लेने के बाद भी परसिस्टेंट है, यूजुअली हम उनको या तो एच पाइलेरी के लिए एवेल्युएशन करते हैं, उसमें हम एक एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी से सैंपल लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, या हम उनका जो है एक ब्रेथ टेस्ट होता है, अमोनिया ब्रेथ टेस्ट या यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, एच पाइलेरी का हमें पता चलता है। तो अगर ऐसा पेशेंट है जिसको डिस्पेप्सिया सिम्टम्स है, जिसको खाने के बाद फुलनेस होती है, ब्लोटिंग होती है, तो यूजुअली हम उनको एच पाइलेरी का टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटजी बोलते हैं। इसको उनका टेस्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो उनको ट्रीटमेंट देते हैं। 10 to 14 डेज का ट्रीटमेंट चलता है। तो यूजुअली अराउंड 85 to 90% केसेस में वो क्योर हो जाते हैं। नंबर 1।
नंबर 2, ऐसे पेशेंट्स में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते, अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल स्टोन डिस्पेक्सिया जिसको कहते हैं, तो उनको हम अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं आगे फर्दर आप गॉल ब्लैडर अगर आप रिमूव करेंगे तो उससे इंप्रूवमेंट होगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ब्लॉटिंग जो होती है, मैंने देखा है जो पेशेंट ज्यादा शुगर और कार्ब्स कंज्यूम करते हैं ज्यादा। आप जितना मीठा खाओगे, मीठा क्या है, मीठे से ये फर्मेंट होके गैस बनती है, तो फुलनेस होती है, ब्लॉटिंग होती है। तो इनको यूजुअली ये मेडिसिन लेते रहते हैं, तो अगर इनको लग रहा है कि 4 to 6 वीक्स मेडिसिन के बाद आपको इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, या आपके सिम्टम्स लॉन्ग टर्म सिम्टम्स है, काफी महीने से चल रहा है, तो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आप आइए, वो आपकी असेसमेंट कर लेगा, वो ये देख लेगा गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं है, एच पाइलेरी इन्फेक्शन तो नहीं है। तीसरी चीज आपकी फूड हैबिट्स सही है, स्पेशली शुगर, रिफाइंड कार्ब्स आप ज्यादा तो नहीं ले रहे। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप स्ट्रेस तो नहीं ले रहे ज्यादा। तो ये चारों चीजें जो है ये वो आपको गाइड कर लेगा। तो ये लाइफ लॉन्ग सिम्टम्स नहीं है। इफ यू कंसल्ट ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ही विल डायग्नोज, ही विल ट्रीट। तो ये कॉमन बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है, बट इफ यू कंसल्ट ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ही विल डायग्नोज, ही विल ट्रीट यू, और पेशेंट जो है ये ऐसी सिम्टम्स इनके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर सुनील, मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके पास आ रही हूँ। इंडिया में ज्यादातर लोग इससे जूझ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन। और अगर उनके उठने का वक्त बदल गया तो उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, कुछ कम ज्यादा खा लिया तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मोशंस तो क्लियर होते हैं पर उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। इसके पीछे की वजह क्या है? जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कॉन्स्टिपेशन ओपीडी की बहुत ही एक जो ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। और पेशेंट जब हम पूछते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, पेशेंट से पूछते हैं, तो एक होता है कॉन्स्टिपेशन सच में पेशेंट को है, वो हमें पता लग जाता है। बट कुछ होता है परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन, और परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को लगता है कि मेरा मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, बट ही इज नॉट कॉन्स्टिपेटेड। दैट इज ओनली अ परसेप्शन कि पेशेंट को लगता है कि मेरा मोशन अभी फुल नहीं हुआ है। दैट इज we can say that is a functional constipation. Patient does not have actually constipation, or he has no organic problem. तो ऐसे में मोस्टली जो केसेस आते हैं हमारे पास वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होते हैं। उन पेशेंट्स का अगर हम कोलोनोस्कोपी कर ले या बाकी स्टडीज भी कर ले, वो नॉर्मल हो सकती है। तो दैट इज ओनली परसेप्शन। उसके पीछे में इंडिया में काफी सारी स्टडीज भी हुई है, और वो देखा गया है कि परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है। तो उसमें जैसे दिमाग के रिलेटेड कोई बीमारियां हो गई, स्ट्रेस हो गया, तो उन पेशेंट्स में, या पार्किंसन डिजीज हो गया, उन पेशेंट्स में भी कॉन्स्टिपेशन होता है। दैट इज जो ब्रेन गट एक्सिस होता है, जो हमारे ब्रेन से हार्मोन्स निकलते हैं और जो मोटिलिटी करवाते हैं और हमारे इंटेस्टाइन्स की, उसके रिलेटेड हो सकता है। और बाकी रही दूसरे कॉन्स्टिपेशन की बात, जिसमें हम कोई कॉज ढूंढ सके, तो उसमें भी हम ट्रांजिट टाइम देखते हैं पेशेंट का, कि अगर पेशेंट खाना खा रहा है तो क्या ये नॉर्मल तरीके से रेक्टम तक पहुंच रहा है या इसको टाइम लग रहा है पहुंचने में। तो अगर टाइम लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो इसे इट इज अ स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। मतलब पेशेंट का खाना जा रहा है मगर मोटिलिटी जो है, जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है, वो प्रॉपर नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। अगर वो नॉर्मली जा रहा है तो इट मींस नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। या कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम होती है जो एनोरेक्टल एपरेटस होता है, वहां पे प्रॉब्लम है। पेशेंट स्टूल तो आ रहा है नीचे मगर ही इज नॉट एबल टू पास इट। दैट इज इवैक्यूएशन डिसऑर्डर, जिसमें फिर आके जांच करनी पड़ती है, जो कि जैसे बैलून इवैक्यूएशन टेस्ट होता है, या मैनोमेट्री होती है, या एमआर डेफिकोग्राफी होती है। वो सब टेस्ट होते हैं जो कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो पहले हमारा काम है हिस्ट्री प्रॉपर लेनी चाहिए पेशेंट की। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द डायग्नोसिस, चाहे ये फंक्शनल है, ऑर्गेनिक है, हम वहां से बता सकते हैं। और रिलेटेड टू दिस, यूजुअली पेशेंट डज नॉट नीड एनी इवैल्यूएशन। पेशेंट को हम डाइट ठीक करनी है, उसको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, लॉट ऑफ फाइबर्स इन डाइट, लॉट ऑफ लिक्विड्स इन डाइट, इसी से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। बट अगर कोई पेशेंट इस सब से भी ठीक नहीं हो रहा, तो देन ही नीड्स वैल्यूएशन। उसकी हम कोलोनोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी या फिर बाकी टेस्ट करते हैं, जिससे पता लगता है कि एक्चुअली में इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। और दूसरी बात, कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड मैं एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि जब भी कॉन्स्टिपेशन हो तो हम पेशेंट्स को अलार्म सिम्टम पूछते हैं। अलार्म सिम्टम होते हैं जैसे किसी पेशेंट को पेशेंट के साथ खून भी आता है स्टूल के साथ, या किसी पेशेंट को पहले से तो कॉन्स्टिपेटेड नहीं था मगर रिसेंट कॉन्स्टिपेशन हुआ अभी कुछ टाइम, या फिर एल्डरली पेशेंट है कोई,
50-60 ईयर्स से ऊपर, उन पेशेंट्स में हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी कोलोनोस्कोपी या ज़्यादा जल्दी टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि उन पेशेंट्स में जो रेक्टल मैलिग्नेंसी या कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं जिसको, आंत का कैंसर, वो होने की ज़्यादा संभावना होती है, तो इसलिए इन पेशेंट्स को हम ज़्यादा जल्दी इन्वेस्टिगेट करते हैं। बाकी यंग पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास, जिनमें कोई अलार्म सिम्पटम नहीं होते, हम उनको यूजुअली विदाउट इन्वेस्टिगेशंस भी ट्रीट करते हैं और मोस्ट ऑफ देम गेट इट ट्रीटेड। जो ट्रीट नहीं होते, उनको फिर आगे इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है। डॉक्टर अंकुर, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी आपसे, फैटी लिवर की समस्या लेकर भी लोग आप तक पहुंचते होंगे, क्यों होता है, कैसे होता है? ये फैटी लिवर एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो आजकल सब के मन में है, बिकॉज ऑलमोस्ट जितने आप अल्ट्रासाउंड देखेंगे 90% लोगों को उसमें फैटी लिवर निकल करके आता है। तो फैटी लिवर बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, हमारे डाइट से रिलेटेड है, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, हमारी कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइड से रिलेटेड है, हमारे लाइफस्टाइल में अल्कोहल स्मोकिंग से रिलेटेड है। एंड बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा स्टडी आजकल फैटी लिवर पर हो रही है, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रोफ्लोरा पर स्टडी चल रही है फैटी लिवर से। तो फैटी लिवर क्यों किसी पेशेंट में है बताना मुश्किल है, अनलेस कि वो पेशेंट आके हमें अपना कोमॉर्बिडिटीज बता दे, अनलेस को पेशेंट आके बता दे कि वो अल्कोहलिक है या स्मोकर है या उसको कोई ऐसी दिक्कत है। अदरवाइज फैटी लिवर इज अ वेरी 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 कॉमन डिजीज जो ऑलमोस्ट आई थिंक हम सब अपनी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट रोज डेली फील करते हैं, फेस करते हैं। ठीक है डॉक्टर रईस, आखिरी सवाल मेरा, पेट से संबंधित कैंसर किस किस तरह के होते हैं? अगर जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्यूब, ये जो है पेट की जो कैंसर्स है, पेट के कैंसर्स जो हम एक आम पब्लिक के लिए बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल कहते हैं फूड पाइप से लेके बड़ी आंत की एंड तक, इसमें से जितने भी ट्यूमर आएंगे वो हम ल्यूमिनल कहेंगे। जैसे फूड पाइप में फूड पाइप का कैंसर है, स्टोमक में पेट का कैंसर है स्टोमक का, फिर छोटी आंत का कैंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर है जो बड़ी आंत का कैंसर है। तो इसके बाहर जो पेट जितने भी एब्डोमेन में ऑर्गन्स है, चाहे लीवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, तो या बिलियरी ट्रैक्ट है जो बाइल डक्ट्स निकलते हैं, तो इनको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कैंसर्स कहते हैं। तो यूजुअली जो हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं वो यूजुअली हमारे पास आते हैं जो फूड पाइप की, खाने की नली के कैंसर लेके, स्टोमक की, पेट के कैंसर लेके और बड़ी आंत की कैंसर्स लेके। मगर अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि ये जो कैंसर्स आते हैं ये हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं, जबकि इनके सिम्टम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं पहले ही, मगर इन्होंने ओवर द काउंटर मेडिसिन ली होती है, इन्होंने एग्जैक्टली अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास नहीं गए होते हैं। तो मेन जो पर्पस होता है इन कैंसर्स की अवेयरनेस का, वो ये है कि हम इनको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करें, क्योंकि अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस में बेनिफिट ये है कि क्योर रेट बहुत अच्छी होती है। जितना स्टेज कैंसर का बढ़ जाएगा उतना क्योर रेट बहुत खराब है। अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक सिम्टम्स है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, फुलनेस है, उसको हम देख रहे हैं, उसकी एंडोस्कोपी करके हम ये देखेंगे कि या उसको फैमिली हिस्ट्री है गैस्ट्रिक कैंसर की, उसको हमने एंडोस्कोपी करके देखना है एच पाइलेरी अगर पॉजिटिव आया, मीनवाइल हम एंडोस्कोपी से हम ये भी देख सकते हैं उसमें इसको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, बायोप्सी सैंपल लेके एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, या इनको अर्ली डिस्प्लेसिया तो नहीं हुआ है। तो इन सिचुएशंस में अगर हम क्योर करेंगे, एच पाइलेरी को ट्रीट करेंगे, तो ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरवेंशन इन प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। वैसे ही बड़ी आंत का जिसको कोलोन कैंसर कहते हैं, कोलोरेक्टल कार्सिनोमास, तो इसमें जो अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएशन बोलती है कि एनी इंडिविजुअल मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज, जो भी कोई इंसान है 50 साल से बड़ा, उसको एटलीस्ट एक बार बड़ी आंत की जांच करनी चाहिए कैमरा से, एंडोस्कोपी कैमरा से, जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी फॉलो होता है कि अगर बड़ी आंत का कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर, वो ऑल ऑफ द सडन नहीं आएगा, वहां पे कोई प्रीकर्सर जिसको पॉलिप कहते हैं, एक छोटा सा पॉलिप होगा, अगर हम अर्ली स्टेज पे वो डायग्नोज कर लेंगे, उसको हम रिमूव करेंगे, तो इसकी जो रिस्क है कोलोन कैंसर की वो खत्म होगी। तो ये तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए। बड़ी आंत की जो कोलोन कैंसर जो है, अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को कोलोन कैंसर की, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फादर मदर या भाई में है, बहन में है, उनको तो हमारे पास उससे पहले ही आना चाहिए। वैसे गॉल ब्लैडर के कैंसर्स है, जो हम गॉल ब्लैडर मैलिग्नेंसी है, हमारे पास पेशेंट आते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन लेके, लेकिन
नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो गॉल ब्लैडर मैलिग्नेंसीज बहुत ही कॉमन है। गॉल ब्लैडर के कैंसर में अनफॉर्चुनेटली सर्वाइवल बहुत कम है। तो गॉल ब्लैडर कैंसर का जो रिस्क है वो आपकी गॉल ब्लैडर की स्टोन जो 1 सेंटीमीटर से बड़ी है, चाहे वो सिम्टम करे या ना करे, 1 सेंटीमीटर से स्टोन बड़ी हो गई गॉल ब्लैडर में, वो आपको निकालना है गॉल ब्लैडर। ठीक है डॉक्टर रईस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप तमाम डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इतने अहम सेशन के लिए। पेट से संबंधित रोगों की जानकारियां जो होती हैं कम लोगों को होती है, लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, लोकल केमिस्ट से दवाई लेकर सोचते हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के साथ साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।